स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड एनवायरनमेंट। ध्यान देना, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन क्रिस्टल फील्ड डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड एनवायरनमेंट। अलग अलग जो क्रिस्टल फील्ड एनवायरनमेंट है, कुल मिलाकर अलग अलग जो कॉम्प्लेक्सेज है उनमें डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है इसके बारे में बात करनी है। देखो ध्यान देना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT के अंदर हम बात कर चुके थे कि टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है। ठीक है ना, स्प्लिटिंग क्यों होती है, स्प्लिटिंग होने के पीछे का क्या रीजन है, स्प्लिटिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सबके बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर स्प्लिटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग होती क्यों है, उन सब के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर हमें स्प्लिटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात नहीं करनी। यहाँ पर मैं एक चार्ट के द्वारा, इस चार्ट के द्वारा केवल आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि अलग अलग कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होते हैं उसका डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हो, मतलब एक ट्रिक क्या है, किस प्रकार से आप सभी कॉम्प्लेक्स में होने वाली स्प्लिटिंग को याद कर सकते हो ताकि आप भूले नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर लो। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसका आपको फॉलो करना है। सभी कॉम्प्लेक्स के अंदर होने वाली स्प्लिटिंग को आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर केवल अपन एक ट्रिक की बात करेंगे, किस प्रकार से आपको स्प्लिटिंग पैटर्न को याद रखना है। बाकी कॉन्सेप्ट की बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बारे में हम दोबारा बात नहीं करेंगे। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले अपन बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग अपन को ऑलरेडी पता ही कैसे होती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होती है ET2। किस प्रकार से होते हैं, ET2। अब देखो E के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। T2 के अंदर कौन कौन से होते हैं, dxy dyz dxz। ये स्प्लिटिंग कुल मिलाकर हमें ऑलरेडी पता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होती है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखना है, जो स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होते हैं बिल्कुल सेम वही स्प्लिटिंग क्यूबिक कॉम्प्लेक्स में भी होती है। ध्यान देना, क्या बोला, जो स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होते हैं बिल्कुल सेम वही स्प्लिटिंग क्यूबिक कॉम्प्लेक्स में भी होती है। अंतर केवल इतना सा है कि क्यूब का मतलब 2 टेट्राहेड्रल होता है, मतलब क्यूबिक एनवायरनमेंट में होने वाली स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में जस्ट डबल होती है, इतना सा डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स की तो क्यूबिक में डबल होगी। ध्यान देना, टेट्रा में स्प्लिटिंग है तो क्यूबिक में डबल होगी, केवल इतना सा डिफरेंस है। बाकी स्प्लिटिंग पैटर्न दोनों में सेम होता है, टेट्राहेड्रल एंड क्यूबिक एनवायरनमेंट में। अपन को कुल मिला के टेट्राहेड्रल का ऑलरेडी पहले से पता है, तो हमको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि टेट्रा में जो स्प्लिटिंग है वही क्यूबिक में स्प्लिटिंग, इसके अलावा और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होती है T2G और EG फॉर्म में। अब T2G में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, dxy dyz dxz, और EG के अंदर कौन सा होता है, dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग क्यों होती है, कैसे होती है, सब अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब देखो ध्यान देना, टेट्रागोनल एलोंगेशन, टेट्रागोनल मतलब टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स में भी स्प्लिटिंग हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। देखो ध्यान देना, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जेड एक्सिस के एलोंग लिगेंड सेंट्रल मेटल से दूर चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं टेट्रागोनल एलोंगेशन। ध्यान देना, यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जेड एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट लिगेंड सेंट्रल मेटल आइन से दूर चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं टेट्रागोनल एलोंगेशन। जब सेंट्रल मेटल आइन से जेड एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट लिगेंड दूर जाते हैं तो जेड एक्सिस पर रिपल्सन कम हो जाता है। इस कारण जिन डी ऑर्बिटल्स के अंदर जेड कंपोनेंट प्रेजेंट है उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर जेड कंपोनेंट DYZ में DXZ में प्रेजेंट है, इसलिए नीचे आ गया DYZ DXZ। तो दूसरा जो बचा हुआ है ऊपर चला जाएगा DXY। इसी तरह से DZ स्क्वायर यहाँ पर नीचे आ गया क्योंकि जेड कंपोनेंट है ना, तो बाकी ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हो गया टेट्रागोनल एलोंगेशन। तो ये भी पढ़ रखा है हमने ऑलरेडी, टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है। और अपन को यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो टेट्रागोनल एलोंगेशन टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होती है बिल्कुल सेम वही स्प्लिटिंग स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स में होती है। तो कुल मिला के टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स में हमें पता है तो स्क्वायर पिरामिडल में भी पता है, क्योंकि दोनों में क्या होती है, सेम स्प्लिटिंग होती है। यहाँ पर एक्स्ट्रा आप ये ध्यान रख सकते हो, देखो ये टेट्रागोनल एलोंगेशन है। अगर मान लो टेट्रागोनल कंप्रेशन की बात करें तो क्या होगा, टेट्रागोनल कंप्रेशन की बात करें तो कुल मिलाकर क्या होगा कि आप इन दोनों को एक्सचेंज कर दो। टेट्रागोनल कंप्रेशन में जस्ट अपोजिट होगा,
इसके स्थान पर ये आ जाएंगे, इसके स्थान पर ये आ जाएगा। करने का मतलब डी एक्स वाई को यहाँ ले आओ और डी वाई जेड डी एक्स जेड को यहाँ ले आओ। इसी तरह से यहाँ पर रिवर्स किया तो यहाँ पर भी रिवर्स कर दो, डी जेड स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को नीचे ले जाओ, जिसमें ये टेट्रागोनल कंप्रेशन के लिए हो जाएगी। अपन चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ टेट्रागोनल कंप्रेशन में क्या करना है। देखो इसको तो ले आओ नीचे, डी एक्स वाई, इन दोनों को ले जाओ ऊपर, डी वाई जेड डी एक्स जेड। इसी तरह इसको ले आओ नीचे तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको ले जाओ ऊपर तो डी जेड स्क्वायर। तो ये जो स्प्लिटिंग है ये वाली, ये स्प्लिटिंग किस में हो गई भाई, ये स्प्लिटिंग हो गई किस में, यहाँ पर भी है ना, ये देखो ये स्प्लिटिंग, ये और ये स्प्लिटिंग किस में हो गई, ये टेट्रागोनल कंप्रेशन में हो जाएगी। ध्यान देना, टेट्रागोनल कंप्रेशन में टेट्रागोनल कंप्रेशन के केस में एक्चुअली क्या होता है, एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट लिगेंड सेंट्रल एटम से दूर जाते हैं। ध्यान देना, जब एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट लिगेंड सेंट्रल एटम से दूर जाएंगे तो एक्स वाई प्लेन में रिपल्सन कम होगा। इसका मतलब जिन डी ऑर्बिटल में एक्स वाई कंपोनेंट होगा उनकी एनर्जी कम होगी। तो एक्स वाई कंपोनेंट इसमें है ना, तो इसकी एनर्जी कम होगी तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एक्स वाई प्लेन इसमें है तो इसकी एनर्जी कम होगी तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर जिनमें एक्स वाई है वो नीचे आ गया, बाकी ऊपर चले गए। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के टेट्रागोनल एलोंगेशन आपको पता है, तो स्क्वायर पिरामिडल भी आपको पता है एक तरह से, क्योंकि जो स्प्लिटिंग टेट्रागोनल एलोंगेशन में होती है वही स्प्लिटिंग किस में होती है, स्क्वायर पिरामिडल में होती है। समझ में आ गया। अब देखो ध्यान देना, जो टेट्रागोनल एलोंगेशन और स्क्वायर प्लेन पिरामिडल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्प्लिटिंग है, ध्यान देना, टेट्रागोनल एलोंगेशन एंड स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग है उसमें आप इन दोनों ऑर्बिटल को इंटरचेंज कर दो। ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेंगे, इन बीच वाले का एक्सचेंज कर दो, डी एक्स वाई को यहाँ पहुँचा दो, डी जेड स्क्वायर को नीचे पहुँचा दो। तो जो ये स्प्लिटिंग बनेगी वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की होगी। स्प्लिटिंग पैटर्न किस में होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये तो हमने ऑलरेडी ऐसे भी पढ़ रखा था, सब समझ में आ रहा है ना। अब इन्हीं के बेसिस पर बाकी को अपन ध्यान रखेंगे। देखो ध्यान देना, यदि मैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन ऑर्बिटल्स को यहाँ पर ले आऊँ इसके साथ, ध्यान देना, यदि मैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स को यहाँ पर ले आऊँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, डी जेड स्क्वायर ऊपर रख गया, ये ऑर्बिटल यहाँ शिफ्ट कर दिया तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई ऑलरेडी यहाँ पर है, इसे नीचे क्या है, डी वाई जेड डी एक्स जेड। ध्यान देना, इसको कुल मिलाकर यहाँ रखना है, तो कुल मिलाकर ये बनेगा, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर आ गया, डी एक्स वाई पहले से यहाँ है, इसे डी वाई जेड डी एक्स जेड। अब ये जो स्प्लिटिंग होगी ये होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स में। दोनों कॉम्प्लेक्स में सेम स्प्लिटिंग है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, दोनों में सेम स्प्लिटिंग होती है। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग आपको पता चल गई। याद रखने का सीधा सीधा तरीका है, टेट्रागोनल आपने ऑलरेडी पढ़ी रखा है, बस टेट्रागोनल में क्या करना है, ऊपर जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसको उठाकर डी एक्स वाई के साथ रखना है, जिसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स में होने वाले स्प्लिटिंग के बारे में आपको पता चल जाएगा। अब इससे बाकी को देखते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने इनको मार्क कर दिया, इसको मैंने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको 2 से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको 3 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं 1 और 2 में एक्सचेंज कर दो, मतलब इस 2 वाले को यहाँ ले आओ, 1 वाले को यहाँ ले आओ, 1 2 को एक्सचेंज कर दो, 2 वाले को यहाँ 1 वाले को यहाँ पर ले आओ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके स्थान पर तो यह आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई, और ये इसके स्थान पर चला जाएगा तो डी जेड स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज रहेगा डी वाई जेड डी एक्स जेड। ध्यान देना, 1 2 को एक्सचेंज किया है, एक्सचेंज करते जो स्प्लिटिंग पैटर्न आता है वो ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्स का आता है, मतलब ये स्प्लिटिंग किस में होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्स में होते हैं। तो 1 2 को एक्सचेंज यहाँ पर करते हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर की स्प्लिटिंग आती है, और 2 3 को एक्सचेंज कर देते हैं, 2 3 को, तो फिर लीनियर कॉम्प्लेक्स में होने वाली स्प्लिटिंग आती है। 2 3 को एक्सचेंज करो, ये 2 3, तो देखो 1 तो एज इट इज रहेगा डी जेड स्क्वायर, 2 3 को एक्सचेंज करेंगे तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाई जेड डी एक्स जेड, और ये 2 यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई। तो ये जो स्प्लिटिंग होगी किस में होगी, ये लीनियर कॉम्प्लेक्स में होगी, किस में होगी, लीनियर कॉम्प्लेक्स में होगी। अब यदि आप 1 और 3 को एक्सचेंज करते हो, 1 3 को, तो जो स्प्लिटिंग पैटर्न होगा वो ये वाला होगा। देखो 1 को तो यहाँ पहुँचा दो, 3 को यहाँ पहुँचा दो, 3 को यहाँ पहुँचाएंगे तो डी वाई जेड डी एक्स जेड, बीच में कोई चेंज किया ही नहीं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई,
ऊपर वाले जो 1 को उस 3 के स्थान पे ले आओ dz²। ये जो स्प्लिटिंग पैटर्न है ये किसमें, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ध्यान देना, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक और इस कॉम्प्लेक्स ReH9 के अंदर ये स्प्लिटिंग होती है। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक का क्या मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ध्यान देना, ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। मतलब यहाँ लिगेंड है, 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 बीच में सेंट्रल मेटल लाइन है। तो सेंट्रल मेटल लाइन से यू लिगेंड जुड़े, ये लिगेंड, ये लिगेंड सेंट्रल मेटल लाइन से जुड़े। करने के पहले ये सेंट्रल मेटल लाइन, इससे एक लिगेंड यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, तो एक ट्राइंगल ऊपर बन गया। ये सेंट्रल मेटल लाइन से एक लिगेंड या एक या एक या, इसी प्रकार बिल्कुल एक या नीचे की तरफ एक या एक या, तो नीचे भी एक ट्राइंगल बन गया। तो कुल मिला के नीचे एक ट्राइंगल, ऊपर एक ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के डायरेक्शन सेम है। इस ऊपर वाले ट्राइंगल के डायरेक्शन आपकी तरफ है, इसका कॉर्नर आपकी तरफ है, ये आपकी तरफ कॉर्नर जा रहा है। नीचे वाले ट्राइंगल का कॉर्नर भी आपकी तरफ है, मतलब दोनों ट्राइंगल सेम डायरेक्शन में रखेंगे, बीच में सेंट्रल मेटल लाइन है। तो इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ठीक है। फिर स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। अब ध्यान देना, अगर मैं स्क्वायर प्रिज्मेटिक की बात करता तो ये केस होता, एक स्क्वायर ये, दूसरा स्क्वायर ये। अगर इनको मैं मिला देता हूँ इस तरह से तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्क्वायर प्रिज्मेटिक होगा। मतलब मेटल यहाँ पर है, अब यहाँ पर लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड, इन कॉर्नर पर लिगेंड है, तो ये बनेगा स्क्वायर प्रिज्मेटिक। ये कौन सा बनेगा, स्क्वायर प्रिज्मेटिक। लेकिन यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं हम, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक में एक्चुअली क्या होगा कि ये स्क्वायर एक दूसरे के बिल्कुल सामने इस तरह से नहीं होंगे, बल्कि ये स्टैगर्ड लाइक शेप बनाएंगे। मतलब इस तरह से, जैसे एक स्क्वायर यू है तो दूसरा स्क्वायर यू होगा ये। अब इनको आपको मिलाना है आपस में, समझ में आ रहा है ना। मतलब केस यहाँ पर इस तरह से होगा। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, देखो समझना आप इसको। यू देखो आप, जैसे इसको स्क्वायर मान लो, इसको भी आप एक स्क्वायर मान सकते हो। दो स्क्वायर यू है एक दूसरे पर यू, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के सामने है, तो स्क्वायर प्रिज्मेटिक है। कौन सा स्क्वायर प्रिज्मेटिक। लेकिन मैं इनको स्टेगर्ड लाइक कर दूँ, जैसे एक तो स्क्वायर को एज इट इज रहने दो और दूसरे को यू कर दो, मतलब इस बॉन्ड के सामने ये वाला कॉर्नर आ जाएगा ये, ठीक है ना, यू। तो ये होगा स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, मतलब दोनों स्क्वायर घूमे हुए हैं। अगर दोनों स्क्वायर एक दूसरे के आमने सामने हो तो स्क्वायर प्रिज्मेटिक, और घूमे हुए हैं इस तरह से तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक का क्या मतलब है, ठीक है ना। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ReH9 स्ट्रक्चर, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, इस तरह से केस है, ये ध्यान देना आप, समझना। यहाँ पर केस इस तरह का है, जैसे यहाँ पर यू मान लो आप इसको ये, और यहाँ पर ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक हो गया ना, ये वाला, ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। अब देखो बीच में यहाँ पर जैसे Re है। अब देखिए ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में 3 पेस दिख रहे होंगे आपको, ये एक पेस, ये दूसरा पेस दिख रहा होगा, ये दूसरा पेस, ये थर्ड पेस देखो आप, ये थर्ड पेस आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जो 9H है उनमें एक H तो इस सामने वाले पेस के सेंटर पर चला जाता है, या ऊपर एक H इस पेस के सेंटर पर चला जाता है, या एक H इस वाले पेस के सेंटर पर चला जाता है। एक तो सामने वाले पेस के सेंटर पर, एक इस पेस के सेंटर पर, एक इस पेस के सेंटर पर, इस तरह से H चला जाता है, एक सामने वाले पेस के सेंटर पर। बाकी जो 6H बचते हैं वो यहाँ पर कॉर्नर पर चले जाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो 6H, 3H ऊपर, 3H नीचे और 3H बीच में सेंटर पर, प्रत्येक पेज के सेंटर पर चले जाते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर इसकी होती है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक और ReH9-2 कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग पैटर्न ये होता है, समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है आइकोसाहेड्रॉन। आइकोसाहेड्रॉन एक्चुअली बाइकेप्ट पेंटागोनल एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान देना। आइकोसाहेड्रॉन क्या होते हैं, बाइकेप्ट पेंटागोनल एंटी प्रिज्मेटिक। अब इसका क्या मतलब है, इस शेप का क्या मतलब है, देखो समझना इसका क्या मतलब होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में 2 ट्राइगोनल होते हैं ऊपर नीचे एक दूसरे के सामने, ये पेंटागोनल प्रिज्मेटिक बोलते हैं। तो पेंटागोनल प्रिज्मेटिक में 2 पेंटागन एक दूसरे के सामने होंगे। लेकिन अगर मैं पेंटागोनल एंटी प्रिज्मेटिक बोलूँ तो ये स्टेगर्ड लाइक शेप बनाएंगे यू,
यू, मतलब इस एज के सामने यहाँ पर कॉर्नर आएगा, इस एज के सामने कॉर्नर आएगा, इस तरह का केस यहाँ पर बनेगा। अब देखो ध्यान देना, ये एंटी प्रिज्मेटिक हो गया ना, एक पेंटागन जैसे यू है, यू एक पेंटागन यू है, समझ में आ रहा है। इस पेंटागन का कॉर्नर आपकी तरफ है, ये कॉर्नर आपकी तरफ है ये, तो नीचे वाला पेंटागन का बॉन्ड आपकी तरफ होगा, ये होगा, ये कॉर्नर मेरी तरफ होगा, यू बॉन्ड आपकी तरफ होगा, नीचे वाला पेंटागन का बॉन्ड आपकी तरफ होगा, ऊपर वाले पेंटागन का कॉर्नर आपकी तरफ होगा, यू समझ में आ रहा है। तो दो पेंटागन घूमे हुए हैं, एक दूसरे के आमने सामने नहीं, घूमे हुए हैं, ठीक है, तो हो जाएगा पेंटागोनल एंटीप्रिज्मेटिक। अब इस पेंटागोनल एंटीप्रिज्मेटिक को बाइकेप्ड कर दो, एक केप तो ऊपर लगा दो, अब इससे आप सभी एटम्स को मिला दो, इनको इसी तरह से एक केप इसमें नीचे लगा दो, इससे भी सभी को आप यूँ मिला सकते हो, इस तरह से, ठीक है ना। इसी तरह से बीच में सेंट्रल मेटल लाइन है, और यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, जैसे ये जो एज है ना, ये इस कॉर्नर के सामने है, तो इस एज से इस कॉर्नर को आप मिलाओगे, ठीक है ना। इसी तरह से ये जो एटम है वो इस एज के सामने होगा, इनको भी आप इस कॉर्नर को इन दोनों एज से मिलाओगे, इस तरह से मिलाना होता है। अभी इसके बारे में अपन को डिटेल में नहीं पढ़ना, केवल समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। आइकोसाहेड्रॉन शेप क्या होते हैं, बाइकेप्ड पेंटागोनल एंटीप्रिज्मेटिक, मतलब दो पेंटागन है, एक ऊपर एक नीचे। एंटी प्रिज्मेटिक होती तो दोनों पेंटागन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ध्यान देना। पेंटागोनल प्रिज्मेटिक बोलते हैं तो दोनों पेंटागन एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन पेंटागोनल एंटी प्रिज्मेटिक बोला है इसलिए दोनों पेंटागन घूमे हुए हैं, जस्ट लाइक स्टैगर्ड फेरोसिन, ये मान रहा हो, तो फेरोसिन सब जानते हो, तो दोनों पेंटागन एक दूसरे से घूमे हुए हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले पेंटागन के ऊपर भी एक कैप लगा दी, मतलब एक एटम मिला दिया, यह एक एटम यहाँ पर रखकर इस एटम से सभी कॉर्नर को मिला दिया। इसी तरह नीचे वाले पेंटागन पे भी एक कैप लगा दी, तो ये हो गया बाइकेप्ड पेंटागोनल एंटीप्रिज्मेटिक। ये बाइकेप्ड पेंटागोनल एंटीप्रिज्मेटिक जो शेप होती है उसी को बोलते हैं आइकोसाहेड्रॉन, उसी को क्या बोलते हैं, आइकोसाहेड्रॉन। और आइकोसाहेड्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर डी ऑर्बिटल के कोई स्प्लिटिंग नहीं होती। देखो यहाँ पर जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बराबर है, उनकी एनर्जी बराबर है, मतलब यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, नो स्प्लिटिंग यहाँ पर हमने लिख रखा है, समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर स्प्लिटिंग कैसे होती कैसे नहीं होती, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो तो सब अपन CFT में पढ़ चुके हैं, समझ में आया ना। यहाँ पर कंपेयर करने के लिए मैंने सभी को एक साथ बता दिया और सभी को लिंक कर दिया ताकि आपको याद रखने में दिक्कत नहीं आए। टेट्राइडल में E-T2 स्प्लिटिंग होती है, ऑक्टाइडल में T2G EG होती है। फिर हमने टेट्रागोनल एलोंगेशंस की बात करी तो जिनमें जेड कंपोनेंट है उनको नीचे ले दिया जिसमें ये बन गया। फिर इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया। जो टेट्रागोनल इलोंगेशन में स्प्लिटिंग होती है वो स्क्वायर पिरामिडल में होती है, ठीक है ना। टेट्रागोनल कंप्रेशन करोगे तो इन दोनों का आप एक्सचेंज कर दो। अगर इस ऑर्बिटल को यहाँ पर रख देते हो तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का केस होगा। इन दोनों को एक्सचेंज करते हो तो ट्राइगोनल प्लेनर का केस होगा। इन दोनों को एक्सचेंज करते हो तो लीनियर का केस होगा। 1-3 को एक्सचेंज करते हो तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक या फिर स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक या फिर ReH9-2 स्ट्रक्चर्स का केस होगा। और आइकोसाहेड्रॉन की बात करते हो तो यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग नहीं होती। आप इतना सा ध्यान रखोगे सभी कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग आपको पता चल जाएगी और यहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। कुछ कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन से पूछे भी गए हैं। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगी। अब इसके बेसिस पर मेरे हिसाब से सब बहुत ही आसानी से सभी कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग पैटर्न को याद रख सकते हो। किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट अब नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी के? चलो करो इसको कंप्लीट नोट।